करते हैं। अभियान 40 IAS टीम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, बार बार इस बात को दोहराता हूं कि अभियान 40 IAS के द्वारा यह लगातार प्रयास किया जाता रहा है कि जो हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ करने का अवसर मिले, वे भी कुछ कर सके। अगर उनके अंदर जुनून है कुछ करने का तो हम उसमें योगदान दें, इसके लिए सदैव तत्पर रहा है अभियान 40 IAS। और इसी कड़ी में हमने शुरू किया है रूबरू। इसमें हम बातचीत करते हैं बीपीएससी के सफल छात्रों के, जो खास करके 64वीं बीपीएससी में जो सफल हुए हैं छात्र, और जो हमारे यहाँ के छात्र हैं। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ, मैंने बताया है आपको कि इस बार 64वीं बीपीएससी में अभियान 40 IAS का 53 स्टूडेंट्स सफल हुए। इनमें से कई बच्चों ने पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों हमारे यहाँ पढ़ा। कई सारे बच्चे मेंस और इंटरव्यू हमारे यहाँ पढ़ा, और कई बच्चों ने सिर्फ साक्षात्कार हमारे यहाँ दिया। और उनमें से 53 स्टूडेंट्स आज सफल हैं। हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ हम लोग कि हमारे यहाँ से इतने अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे सामने आज हैं किशोर कुणाल, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, और हमें काफ़ी गर्व है आप पर कि आप हमारे यहाँ से पढ़े और आज आप एक सफल छात्र हैं। आज आपने इस कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। किशोर कुणाल का बहुत बहुत स्वागत अभियान 40 IAS टीम के द्वारा। किशोर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इसका पहले थोड़ा मकसद बता दें कि ये चैनल में हम क्या करते हैं। इसमें जो वो बच्चे हैं, जो आप इस संस्थान के जो बच्चे, अभी नए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जो जुड़े हुए हैं हमसे, तो उन बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि बीपीएससी या यूपीएससी करना बहुत कठिन नहीं होता है। अमूमन लोगों के बीच ये धारणा है कि इसमें सफल होने के लिए एक अलग ढंग का व्यक्तित्व चाहिए, हम नहीं हो सकते। तो यह धारणा खत्म करना, उन्हें यह बताना कि हमारे और आपके बीच के ही छात्र सफल होते हैं, और अगर आप भी ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं, उसी प्रकार से सफल हो सकते हैं जैसे किशोर कुणाल आज सफल है। तो किशोर, सबसे पहले आप ये बताइए कि यह आपका कैवा प्रयास था? सर, यह मेरा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में ही मैं बीपीएससी में सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पे चयनित हुआ। पहले प्रयास में ही किशोर जी सफलता प्राप्त करने में कामयाब रहे, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसके लिए आपने कब रणनीति शुरू की, कब आपने सोचा कि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है, तैयारी कब इसकी शुरू की? प्रशासनिक सेवा के लिए मैंने सबसे पहले 2018 जून में सोचा था। उसी बीच अगस्त में बीपीएससी 64वीं की नोटिफिकेशन आया था और मैंने उस फॉर्म को फिलअप किया, और रैगरस इसका जो तैयारी है वो मैंने अक्टूबर 2018 से स्टार्ट किया, और उससे बाद फिर मैं कंटिन्यू इसमें लगा रहा। पीटी में देन दिसंबर में पीटी हुआ, उसके बाद मेंस एग्जाम के लिए कंटिन्यू किया, जो कि 2019 का जुलाई में मेंस हुआ, और फिर भी मैं लगा रहा कंटिन्यूसिव प्रिपरेशन में। और दिसंबर 2020 में मैंने इंटरव्यू दिया, और इस तरह से मैंने तैयारी के तीनों चरणों को पूरा किया, और अभी भी मैं लगा हुआ हूं और बेहतर करने के लिए। आपकी तैयारी की क्या योजना रही? आपने पीटी के लिए क्या क्या पढ़ा, कैसे उसकी तैयारी की? मेंस की परीक्षा के लिए आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? और फिर इंटरव्यू का हम चाहेंगे कि आप सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। पीटी के लिए मैंने एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स का सहारा लिया, करेंट अफेयर का एक मैगजीन और द हिंदू और बिहार के लोकल न्यूज़पेपर हिंदी का, इनको फॉलो किया, और घटना चक्र और एनसीईआरटी के
सारे सब्जेक्ट्स जो मेजर थे जिनका बीपीएससी सिलेबस में था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक के सिलेक्टेड चैप्टर्स का अध्ययन किया और करेंट अफेयर। देन मेंस के लिए सर मैंने ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, उस पर काफ़ी मेहनत किया। उसके लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ा मैंने, जैसे कि ओपी गाबा का पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड्रू हैवुड का। देन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने पौनीत सिंह को फॉलो किया, और करेंट इंटरनेशनल रिलेशन में करेंट सेक्शन के लिए जो कि अपडेट करते रहा समाचार पत्रों से, द हिंदू का आईआर सेक्शन, और मैंने राज्यसभा टीवी का सहारा लिया। और मैंने आंसर राइटिंग पे सर काफ़ी फोकस किया, और मैंने अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाए, खास करके कुछ की पॉइंट्स, की टर्मिनोलॉजी का, और कंटिन्यूअस मैं रिवीजन पे जोड़ दिया सर मेंस के लिए। और उसके बाद साक्षात्कार के लिए मैंने अभियान आईएएस और सारे टीम का, सर लोगों का प्रॉपर गाइडेंस में साक्षात्कार दिया, मॉक इंटरव्यू दिया, और सर के द्वारा बताए गए आत्मविश्वास, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स इत्यादि चीज़ों पर फोकस किया और करेंट अवेयरनेस को बढ़ाया। और उसी तरह से मैं आंसर राइटिंग अप्रोच में भी अभियान 40 के संस्थान का सहारा लिया। अभियान 40 आईएएस में आपको क्या कुछ अलग दिखा? यहाँ जो भी कोचिंग चलते हैं पटना में या फिर अन्य जगहों पर दिल्ली में, और उसमें और पटना का जो ये अभियान 40 आईएएस है, इसमें आपको क्या डिफरेंसेस नजर आया? क्या इस 2 लाइन इसके बारे में आप बताएं। अभियान सर अभियान 40 पूरे बिहार में अन्य संस्थानों की अपेक्षा इस मायने में अलग है कि ये आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि के लोग हैं उनके लिए काफी मददगार है, क्योंकि ये काफी कम कॉस्ट में मिनिमाइजेशन, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक पढ़ाने की सुविधा देता है। और यहाँ जो टीचर और फैकल्टीज हैं काफी एक्सपर्ट हैं अपने अपने फील्ड का, और कई प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं जो कि अपने प्रशासनिक गुण को और अपनी तैयारी के बारे में बताते हैं, जो कि इसको बिल्कुल ही यूनिक संस्थान बनाता है बिहार में। उसके अलावा यहाँ फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के स्टाफ्स काफी स्टूडेंट के फ्रेंडली हैं और उनके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप में योगदान करते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपने लिखनाभ्यास किस तरीके से किया? उसके लिए कब से आपने मुख्य परीक्षा की जो तैयारी होती है उसमें लिखने का अभ्यास आपने कब से शुरू किया? सर आफ्टर पीटी एग्जाम मैंने जनवरी 2019 से लेखन शैली का अभ्यास स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स का एनालिसिस किया, और जो क्वेश्चन या जो टॉपिक मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट हैं पहले उनके सेक्शंस को कंप्लीट किया। और हर सैटरडे और संडे को मैं टेस्ट लिखने का अभ्यास करता था अपने रूम में। शुरुआत में मैं खुद से ही A4 साइज के पेपर्स पे वैसे क्वेश्चंस का आंसर तैयार करता था, और अपने फ्रेंड से या कोचिंग संस्थान से मैं उसको इवेलुएट करवाता था, और जहाँ भी कमी बताई जाती थी उसको मैं दूर करता था और वैल्यू एडिशन करता था। फिर बाद में मेरी क्रमशः लेखन शैली सुधरा पहले के कंपेयर में, और यह प्रयास मैंने एग्जाम होने तक जारी रखा। इवन एग्जाम के बाद भी 1 माह बाद भी मैंने जारी रखा, ताकि अगले एग्जाम में और भी बेहतर किया जा सके। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए और बीपीएससी में मेंस में सफल होने के लिए यह कुंजी है लेखन शैली और अभ्यास। आपका मीडियम क्या था और मीडियम का क्या महत्व है? कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी मीडियम में लिखें या इंग्लिश मीडियम में लिखें, तो आपका कौन सा मीडियम था, और मीडियम का आपको क्या लगता है कि कितना योगदान होता है रिजल्ट देने में? सर मेरा मानना है कि मीडियम से भाषा एक आंसर राइटिंग या कम्युनिकेट करने की एक माध्यम है, और इससे किसी का सक्सेस नहीं रुकता है। सक्सेस पाने के लिए एक तरीका है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, जिसमें भी अभ्यर्थी कॉन्फिडेंस हो, जिनमें भी वो कंफर्टेबल हो, उसको अपना सकते हैं। मेरा माध्यम इंग्लिश मीडियम था, लेकिन चूंकि बीपीएससी के लिए कई सारे मटेरियल्स हिंदी में अवेलेबल हैं और क्लासेज और नोट्स भी, तो मैंने दोनों मीडियम में मैं कंफर्टेबल था। मैंने पढ़ाई हिंदी मीडियम के बुक से भी किया है और इंग्लिश मीडियम के भी, लेकिन मेरा लेखन जो था एग्जाम में वो इंग्लिश मीडियम था, और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के चलते भी था। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो उसके बाद फिर जब आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुटे तो जीएस के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। तो पीटी में कैसे आपने क्या रणनीति अपनाई पीटी क्वालिफाई करने के लिए? क्योंकि इसमें तो जीएस आपको नए सिरे से हर चीजें पढ़नी पड़ी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना? तो इसके लिए आपने क्या किया? सर जैसा कि सर आपने सही कहा कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के चलते
मुझे पीटी की तैयारी के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। पर इसके लिए सर मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस किया और हर सेक्शन को डिवाइड किया कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आ रहे हैं और किस सेक्शन पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो मैंने ऐसा एनालिसिस करके पाया कि हिस्ट्री सेक्शन में 30 के अबाउट क्वेश्चन आ रहे हैं और करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल, इन 3 सेक्शंस पे फोकस किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न के लिए राजीव अहिर की बुक और एनसीईआरटी इनको फॉलो किया। फिर एंशिएंट के लिए मैंने एनसीईआरटी का जो रामशरण शर्मा का बुक था, और मिडिएवल पार्ट के लिए मैंने इम्तियाज अहमद और सतीश चंद्रा की बुक को फॉलो किया। इस तरह से अगर पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया और मैं टारगेट सेट करता था और सर उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को कंप्लीट कर पाता था। बहुत सारे बच्चे समय को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि इसके लिए कम से कम 12 घंटे पढ़ने चाहिए, 18 घंटा पढ़ना चाहिए, जबकि कई सारे जो सफल लोग हैं तो उनका मानना है कि नहीं, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके हिसाब से इस समय का क्या रोल है? कितना समय देना चाहिए पढ़ाई पर, और आपने कितना समय दिया? सर समय काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं प्रिपरेशन में। मैंने अपनी तैयारी के दौरान लगभग 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करता था और 1.5 घंटे मैं आंसर राइटिंग करता था। अलग अलग चैप्टर्स के जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे उनका आंसर राइटिंग डेली 2 क्वेश्चंस लिखते थे और 2 स्टैट बनाते थे। और उसके अलावा मैं 6 घंटे पढ़ाई रेगुलर करता था, ऑप्शनल पे 3 आवर्स और पेपर 1 पेपर 2 के लिए 1.5 आवर्स, और फिर समाचार पत्र भी पढ़ता था, वो अलग से होता था। इस तरह से मेरा मानना है कि घंटों की बजाय हम टारगेट्स को बनाएं और छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करें। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 10 घंटे भी पढ़ाई किया, लेकिन वो कभी कभी होता था जब कोई टॉपिक ज़्यादा टफ लगते थे या एग्जाम्स होते थे, लेकिन ऐसे रेगुलरली मैंने 6 से 7 घंटों की पढ़ाई किया। अच्छा, स्टूडेंट्स के बीच एक और धारणा दिखती है। कई सारे बच्चे ये मानते हैं कि पढ़ाई हमें दिन में करनी चाहिए क्योंकि दिन में हमारा दिमाग ज़्यादा जागरूक रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स यह मानते हैं कि दिन में चूंकि शोर शराबा होता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो रात में पढ़ाई करते हैं। तो इसको लेकर के भी अक्सर लड़के कंफ्यूज रहते हैं, खास करके जो नए न्यू कमर्स हैं, नई तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो उनके बीच में ये धारणा रहती है। तो आपके हिसाब से दिन में ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या रात में पढ़ाई की ज्यादा करनी सर सर ये हर इंडिविजुअल स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो अपनी पढ़ाई को लेके किस टाइम पे कंफर्टेबल हैं। क्योंकि शहरों में और मिडिल क्लास स्टूडेंट के, लोअर मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग लॉज में रहते हैं, वहाँ पे शोर शराबा दिन को ज़्यादा होती है। तो जहाँ पे ऐसा माहौल है तो वो ऐसे केस में रात में भी पढ़ाई की जा सकता है, और जहाँ पे अगर पीसफुल है, कंफर्टेबल है, तो दिन को ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो सर मैं मॉर्निंग में 8 से 10 2 घंटे पढ़ाई करता था, देन 2 से 5 3 घंटे पढ़ाई करता था, और फिर रात्रि में 3 आवर्स पढ़ाई करता था। इस तरह से मेरा शेड्यूल था, और मैं रात्रि लगभग 12:30 बजे के अबाउट या 12 बजे तक सो जाता था। तो ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग रात्रि में देर रात्रि पढ़ाई कर रहे हैं, वो एग्जाम आने के पहले कम से कम 1 माह पहले अपना शेड्यूल को बदल लें, या कम से कम 15 दिन पहले, क्योंकि एग्जाम्स तो डे में होंगे। और होता क्या है कि चूंकि जो लोग देर रात्रि पढ़ाई करते हैं वो दिन में सोते हैं, तो फिर एग्जाम हॉल में उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप शुरू में पढ़ सकते हैं, पर एग्जाम के 15 दिन पहले अपना शेड्यूल को ठीक कर लें, और दोनों ही टाइम पढ़ाई की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात किशोर ने बताई कि हम रात में जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो दिमाग है वह भी उसी हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। अब जब दिन में पढ़ने की बारी आएगी या दिन में लिखने की बारी आएगी तो उसे समस्या होगा, है ना, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का भी एक अपना एक क्लॉक होता है, घड़ी होती है। और जब हम उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। अगर हम दिन में काम करने के अनुकूलित हैं तो रात में काम करने में परेशानी होगी। तो इसलिए अगर रात में पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे, रात में ही ज़्यादा उनको लगता है कि पढ़ा जा सकता है, तो एग्जाम के 1 महीना पहले कम से कम जरूर दिन में पढ़ाई करना शुरू कर दें। और खास करके ज़्यादा बेटर तो यह होगा कि जो आप लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग का टाइम भी वही रखिए जो एग्जाम का टाइम होता है। अगर 10 से 1
पहला घंटी है और दूसरा घंटी अगर 2 से 5 रखा गया है तो कोशिश करिए कि आंसर राइटिंग उसी टाइम में लिखें, है ना। अच्छा किशोर जी, ये बताइए कि इंटरव्यू को लेकर के क्या उसको शुरुआत से ही तैयारी कर देनी चाहिए अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, या फिर मेंस निकलने के बाद उसका करना चाहिए, और उसके लिए किन किन बातों पर विशेष फोकस करना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी में? सर, इंटरव्यू एक ऐसा प्रक्रिया है जो अनवरत चलता रहता है। इंटरव्यू के लिए मेरा यह मानना है कि यह इसकी तैयारी हमेशा अनवरत चलते रहती है, और इसके लिए हमें मेंस एग्जाम तक का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व पे शुरू से ही काम करना चाहिए। और व्यक्तित्व के कई आयाम हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, हमारे अटायर्स, हमारे बिहेवियर पार्ट जो काइनेटिक्स हैं, और हमारे अगर बीपीएससी इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जो हमारे ऑप्शनल्स हैं और जो हमारे हॉबीज हैं, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इवन जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और किस तरह से हमें एक प्रशासनिक एप्टीट्यूड चाहिए, थिंकिंग जो नज़रिया होता है, और खास करके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, इन सब के लिए शुरू से ही प्रयास करना चाहिए, जो कि हमारे आंसर राइटिंग में भी झलक सकते हैं, और वही चीज़ें लॉन्ग टर्म में हमारी हैबिट के रूप में इंटरव्यू में भी प्रदर्शित हो सकती है। स्टूडेंट्स के सामने एक और जो सवाल रहता है वो अक्सर हम लोग से भी पूछते हैं, और आप लोग से भी पूछते होंगे कई सारे बच्चे, कि ऑप्शनल क्या रखें, इसको लेकर के अक्सर कंफ्यूजन रहता है उनमें। तो चूंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और ऑप्शनल आपने चेंज किया था, तो ऑप्शनल रखने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और ऑप्शनल कौन सा विषय रखना चाहिए? सर, मैं यह बताना चाहूँगा कि ऑप्शनल के लिए मेरा जो क्राइटेरिया था, सबसे पहले मेरा जो रुचि थी, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शंस में रुचि था, और वो रुचि मुझे समाचार पत्रों से डेवलप हुआ था। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान आईआर सेक्शंस में काफ़ी रुचि रहता था। तो जब मैंने सिलेबस देखा और एनालिसिस किया बीपीएससी का, तो मैंने देखा कि आईआर एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पार्ट में, और काफ़ी इसका 50% रोल है अगर देखा जाए ऑप्शनल में। तो एक यह भी था। दूसरा, मैंने जब इसका सिलेबस एनालिसिस किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तीसरा, जीएस पेपर के साथ इसकी ओवरलैपिंग है। अगर हम देखें सेकंड पेपर में तो पॉलिटी के 3 क्वेश्चन इससे कवर होते हैं, और फर्स्ट पेपर में भी आईआर के क्वेश्चन, तो वहाँ से भी बेनिफिशियल था। और फोर्थ जो था वो यह था कि इस सिलेबस को मुझे ऐसा लगा कि इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, रुचि है, और सेल्फ स्टडी लॉन्ग टर्म तक कर सकता हूँ। तो कोई भी विद्यार्थी इस मायने में तय कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हैं एग्जाम्स में, कि कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है सक्सेस में, और लॉन्ग टर्म तक हम उसको पढ़ सकते हैं या नहीं। एक एक और जो लड़कों के बीच में वो सामान्य धारणा रही है कि इंजीनियरिंग के लोग ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे या जो सामान्य बच्चे हैं वो उनका रिजल्ट कम हो पा रहा है। आप ऐसा मानते हैं? जैसे इस बार में देखा जा रहा है कि इंजीनियरिंग के बच्चे बहुत ज़्यादा उनका रिजल्ट आया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? जबकि इंजीनियरिंग के बच्चे ज़्यादातर आर्ट्स पेपर लेकर के दे रहे हैं, फिर भी उनका रिजल्ट अच्छा हो रहा है। इसके आप खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रहे हैं, और आप ने सफलता पहले ही बार में सफलता प्राप्त की, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह रहता है ऐसा होने का? सर, मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होना या आर्ट्स का स्टूडेंट होना सक्सेस के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मेरा मानना है कि चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में पार्टिकुलर स्ट्रेटजी, प्लानिंग और मेहनत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम देखें, अगर जहाँ तक सक्सेस की बात है, तो ये ईयरली वाइज चेंज होता है। रिसेंट अगर देखें तो 64th में सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहा है इंजीनियरिंग का। तो इसके कई वजह हो सकते हैं, क्योंकि आखिर में कई स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो कहीं ना कहीं अदर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए, प्लानिंग्स करना चाहिए, और बेहतर ऑप्शनल का चुनाव करना चाहिए। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि वैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को ऑप्शनल लिया है, और या अपने इंजीनियरिंग को, वो कहीं ना कहीं ऑप्शनल्स में ज़्यादा बढ़त बना लिया है कंपेयर टू आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। वो एक रहा है, चूंकि बीपीएससी में स्केलिंग सिस्टम नहीं है,
लेकिन फिर भी काफ़ी संख्या में ह्यूमैनिटीज के भी सफल हो रहे हैं। और हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं, उसके बजाय हमें बेहतर स्ट्रेटजी बना करके सफलता लेनी चाहिए। एक लास्ट सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में खास करके, तो अप्लाइड पोर्शन से ज्यादा रहता है। तो अप्लाइड पोर्शन की तैयारी के लिए हमें करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को कितना समय न्यूज़पेपर पर देना चाहिए, और अन्य और क्या क्या माध्यम से अपनानी चाहिए कि हम ज़्यादा बढ़िया से अप्लाइड पोर्शन कंप्लीट कर सके, करंट अफेयर्स वगैरह पर इस पर पकड़ बना सके? सर, आपने सही कहा कि अभी वर्तमान समय में बीपीएससी में भी अप्लाइड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। इसके लिए हमें पहले तो स्टैटिक पोर्शन का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। देन हम समाचार पत्रों पे नज़र रखना चाहिए जो करंट में चल रहे हो, और उनको हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी सिलेबस से वो कितना मैच कर रहे हैं, और फिर उनके एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए। खास करके वैसे क्वेश्चंस जो उनके जो स्टैटिक और जो करंट में चल रहे हैं एप्लीकेशन से बन सकते हैं। जैसे कि हमने पॉलिटी सेक्शंस में पढ़ा है स्पीकर के बारे में, और अगर कुछ ही दिन पहले चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, स्पीकर के और राज्यपाल को लेकर के विवाद था। तो हमें वैसे क्वेश्चंस के एप्लीकेशन के बारे में सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व के जजमेंट को पढ़ना चाहिए, और उसके लिए राज्यसभा टीवी का जो देश देशांतर या फिर बिग पिक्चर आते हैं, और या फिर द हिंदू, हिंदुस्तान के एडिटोरियल्स आते हैं, या फिर करंट अफेयर के जो मैगजीन्स आते हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो, उनके पढ़ना चाहिए और शॉर्ट नोट्स तैयार करना चाहिए। पर हाँ, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, 1 आवर मैक्सिमम या 45 मिनट्स। अगर रेगुलर है तो 45 मिनट, नहीं तो 1 आवर। और इस तरह से हम इंटरव्यू या मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर होंगे, खास करके करेंट पोर्शन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, आप आए हमारे साथ जुड़े, और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बताई। तो दोस्तों, यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हमारा ये सिलसिला जो हमारे यहाँ के सफल स्टूडेंट्स हैं वो आपको बताएंगे कि सफल होने के लिए किस प्रकार रणनीति हमें बनानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए। हम तमाम वो उन बारीकियों पर चर्चा करेंगे जो अमूमन किताबों में नहीं मिलते, क्योंकि ये व्यवहारिक पहलू होता है, और वह व्यवहारिक पहलू जो सफल छात्र हैं वही बता सकते हैं कि वो सफलता उन्होंने कैसे प्राप्त की है, और इसमें किस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई, और कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा, है ना, कब से तैयारी शुरू की। इन सारे पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। रूबरू में शामिल होने के लिए एक बार फिर से हम किशोर कुणाल जी को धन्यवाद देते हैं, और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। इसे शेयर और लाइक जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। ज़्यादा जो सामान्य और गरीब बच्चे हैं या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो भी समझ सकें, और वह भी उन सपनों को साकार कर सकें जो उन्होंने देखा है, जो उनके परिवार ने देखा है। धन्यवाद।